धीरे धीरे पास आ रही है। दोस्तों 13 दिसंबर को हमारा कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही क्लास 11th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। ओके, जो पहले क्वेश्चन बताए उन्हें आपको तैयार करके रखना है। ओके, अब हम दोस्तों क्या है पेपर के माध्यम से आपके क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये आपका सेट ए रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं। जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको तैयार करते जाना, सभी आपको मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। इस पेपर को मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, साथ ही दोस्तों मैं आपको क्या है सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आप क्या है प्रॉपर आपकी तैयारी हो सके। तो सबसे पहले हमारे आ जाते हैं सही विकल्प। पहला है ये हमको दिया हुआ 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है। सार्थक अंकों की संख्या से संबंधित जरूर क्वेश्चन आएगा। सार्थक अंक कैसे बचाने जाते हैं इसको जरूर आपको सीख के रखना है। तो इसमें अगर हम सार्थक अंकों की बात करें तो यहाँ के हो जाते हैं 3, आपके यहाँ सार्थक अंक हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आवर्त सारणी में समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रायः, तो प्रायः क्या होता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु का आकार क्या हो जाता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हमारा एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, तो ऊपर से नीचे जाने पर हमारा हो जाएगा अब चायक सामर्थ्य बढ़ती है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जल को एक अणु अधिकतम हाइड्रोजन बंद रखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर का 2। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एल्कीन जो ज्यामितीय समझौता दर्शाता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। आगे नेक्स्ट हमारा है BCNO, यानी ये हमारा क्या दिया है आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दिया हुआ है। इनमें हमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम जमाना है। तो सबसे ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, उससे कम होती है, फिर कार्बन की, उससे कम बोरॉन, फिर नाइट्रोजन इस टाइप का रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का। आगे नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। अब इसमें भी दोस्तों हमें क्या है रेगिस्तान के पहले वाले में भी सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो जैसे 0.005 में इसमें आपको सार्थक अंक पूछे जा रहे हैं, तो इसमें कितने सार्थक अंक? 4 आपके सार्थक अंक हो जाएंगे। ओके, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरी कक्षा से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या होती है। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा इसका 9 इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट संगमर धातु है, तो जो संगमर धातु कोई भी आप लिख सकते हैं। आपने क्या लिख दी? संगमर धातु आयरन लिख दी, Fe लिख दीजिए आयरन। ओके, नेक्स्ट सहसंयोजक यौगिक का गलनांक समानता होता है, तो क्या होता है? तो कम होता है। ओके, सहसंयोजक यौगिक का जो गलनांक होता है वो कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान डेड होता है, तो इसका राइट आंसर होगा -57 आपका हो जाएगा केजी। ओके, किलोजूल। आगे नेक्स्ट है किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के डेड्रेस के समानुपाती होती है, तो इसका राइट आंसर उससे सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो सक्रिय द्रव्यमान इसका दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा आ जाती है सही जोड़ी है। सही जोड़ी इस प्रकार से रहने वाली है। तो सही जोड़ी इस प्रकार से रहने वाली हमारा डेल H माइनस डेल T डेल S, तो ये हमारा हो जाएगा डेल G। ओके, तो पहला ये हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है आपका जेलॉर्ड विधि, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का आकलन। ओके, नाइट्रोजन का आकलन हो जाएगा। ब्रह्मांड की एंट्रोपी है वो लगातार क्या हो रही? बढ़ रही है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी क्या अवस्था की एक माप होती है, तो जो ब्रह्मांड में क्या अवस्था बढ़ती जा रही है तो एंट्रोपी भी इसकी बढ़ती जाएगी। ओके, डेल ई है तो डेल ई आपका क्या हो जाएगा? आंतरिक ऊर्जा में अंतर हो जाएगा। और दाव होता है, दाव का जो आपका होता है पास्कल। ओके, 30 प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारे दोस्तों एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। IUPAC का आपको पूरा नाम लिखना है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? IUPAC का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका होता है IUPAC का पूरा नाम। नेक्स्ट है किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ओके, कक्षा 10वीं में भी आपने पढ़ा है, साइंस में आपका ऊर्ध्वपातन दिया हुआ है। ओके, कक्षा 10वीं में भी क्या होता है कि अगर कोई भी ठोस है बिना द्रव मतलब सीधे अगर वाष्प में परिवर्तन हो रहा है तो ऊर्ध्वपातन होता है, जैसे कपूर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमको ये दिया हुआ है, इसका हमें IUPAC नाम बताना है। तो IUPAC नाम बताना है। देखिए दूसरे नंबर पर कार्बन का नामकरण करें, 1 2 3 इस प्रकार से हम कर लेते हैं नामकरण। तो दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है। ओके, तो हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। प्रो की हो जाएगा एथ में प्रो, अगर 3 कार्बन है तो आपको प्रोप रहता है, तो 3 कार्बन इसलिए प्रोप हो जाएगा। ऑल क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि OH है, तो 2 से नंबर पर जुड़ा तो 2 प्रोपेनॉल इसका आपका IUPAC नाम हो जाएगा। इस प्रकार से आपका नामकरण करना पड़ता है। नेक्स्ट दिगंशी क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे दर्शाते हैं? हम L से दर्शाते हैं। L इस प्रकार से रहता है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैस किन्हें कहते हैं? तो जिनके बाह्यतम कोश में क्या होता है? जिनके बाह्यतम कोश में NS² और NP6 ओके व्यवस्था होती है, वो हम क्या है उन्हें उत्कृष्ट गैस कहते हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं सत्य, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले भरते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों हमारा 77 में है एंट्रोपी एवं मुक्त ऊर्जा दोनों निकाय के दाब पर निर्भर करते हैं। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है मूलानुपाती सूत्र और ही आणविक सूत्र है तो असत्य हो जाएगा। मूलानुपाती सूत्र अलग है, आणविक सूत्र अलग होता है, इसलिए आपका असत्य हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्बन में द्विबंध या त्रिबंध बनने की प्रवृत्ति होती है, तो ये दोस्तों हमारा चौथा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा एसिटिलीन में केवल बंध होते हैं, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, तो ये भी दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। असंतृप्त नहीं होते, असंतृप्त होते हुए, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से। प्रश्न क्रमांक 6 में से हमारे क्या है, 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 6वां है सीमांत अभिकारक क्या है एंड एवोगैड्रो नियम क्या है। तो सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताते समझाते जाऊंगा, तो वीडियो को फुल देखिएगा। ओके, और क्या है देखते ही देखते सॉल्यूशन तैयार करते रहिएगा तो आपको फायदा मिलेगा। आगे देख लेते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों हम देख लेते हैं सीमांत अभिकारक आपके क्या होते हैं। तो सीमांत अभिकारक है वे अभिकर्मक जो अभिक्रिया में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं तथा उत्पाद की मात्रा को सीमित करते हैं, सीमांत अभिकर्मक या सीमांत अभिकारक कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। ऐसे अभिकर्मक या अभिकारक जो अभिक्रिया में कम मात्रा में उपस्थित हैं लेकिन उत्पाद की जो मात्रा होती है उसे भी क्या सीमित कर देते हैं, सीमांत अभिकारक कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एवोगाद्रो नियम आपसे पूछा जा रहा है। तो एवोगाद्रो नियम क्या है, समान दाब पर समस्त गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, आपके एवोगाद्रो नियम है। एवोगाद्रो संख्या क्या है, इसका मान भी आपको तय करना है। तो इसका संख्यात्मक मान होता है 6.023 × 10⁻23। तो ये भी आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां है विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। अथवा हमसे पूछा जा रहा है स्टॉक विलयन क्या है। तो विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। तो आंसर क्या है, ताप बढ़ाने पर विलयन की मोलरता का मान घट जाता है क्योंकि ताप में परिवर्तन से विलयन के आयतन में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अथवा हमसे पूछा जा रहा है स्टॉक विलयन क्या है। तो अधिक सांद्रता वाले विलयन को स्टॉक विलयन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जो अधिक सांद्रता वाला विलयन होगा स्टॉक विलयन कहलाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां है परमाणु संख्या क्या है। अथवा में क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या से आप क्या समझते हैं। तो परमाणु संख्या क्या है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु के नाभिक में स्थित इकाई धनावेशों की संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ओके, दोनों इसमें देखा जा सकता है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम देख लें या धनावेशों यानी प्रोटॉन की संख्या देख लें, वो हमारी क्या है, परमाणु संख्या होगी। यानी परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉन की संख्या P या इक्वल रहेगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना परमाणु संख्या होगी, या फिर कह सकते हैं जितने प्रोटॉन की संख्या होगी परमाणु में वही उसकी क्या है, परमाणु संख्या कहलाएगी। आगे नेक्स्ट हमसे अथवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है द्रव्यमान संख्या क्या है। ओके, द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या ए बराबर कुल प्रोटॉन की संख्या प्लस हो जाएगा कुल न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो किसी भी परमाणु में जितने भी प्रोटॉन उपस्थित हैं, जितने भी न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, उनकी संख्याओं का अगर योग करते हैं तो हमारी क्या है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है, जैसे ए से प्रदर्शित करते हैं। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 9वां है मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। अथवा क्वेश्चन पूछे जा रहा है परिरक्षण प्रभाव क्या है। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, सन 18 में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण हेतु आवर्त नियम दिया। उनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ये है आपका मेंडलीव का आवर्त नियम। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपका मेंडलीव का नियम है। आगे नेक्स्ट अथवा पूछा जा रहा है परीक्षण प्रभाव क्या है। परीक्षण प्रभाव क्या है, स्क्रीनिंग प्रभाव इसे कहते हैं। ओके, यह आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कणों परमाणु नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण में कमी का प्रभाव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक को ढाल देते हैं। ये आपका है परीक्षण प्रभाव। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10वां NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। अथवा क्वेश्चन है निम्नलिखित अणुओं का मैं आपको सिग्मा और पाई बंधों की आंकड़ों की कुल संख्या आपको बतानी है। C2H2 में और C2H4 में कितने आपके दोस्तों क्या है, सिग्मा बंध है और पाई बंध है। तो NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। आगे देख लेते हैं।
आगे इसके अथवे में हमें क्या है, इन दोनों में क्या है, सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बतानी। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे पहला हमारा क्या है, पहला हमारा C2H2 है, ये आपका है। ओके, चलिए डायग्राम इसका बना लेते हैं, मतलब क्या संरचना रहने वाली है। 2 हमें कार्बन चाहिए है तो 2 हमने कार्बन ले लिए है, और 2 H देने हैं तो हमने 2 H दे दिए है। अब यहाँ जो कार्बन की संयोजकता होती है 4 होती है, लेकिन अभी 1 पूर्ण हुई है तो 3 यहाँ बॉन्ड बनने वाला है। तो ये आपकी संरचना वाली रहने वाली है C2H2 की। हमसे पाई बंद गिनना है और हमें क्या कितने सिग्मा बंद गिनना है, तो पाई बंद और सिग्मा बंद तो देख लेते कितने रहने वाले, 1 2 3। तो यहाँ में क्या है, कितने सिग्मा मिले, 3 बंद, 3 हमें क्या सिग्मा बंद मिल जाते हैं। ओके, और इसे पाई बंद गिनना है तो पाई डबल बॉन्ड होना चाहिए, आपका ये हो जाता है पाई बंद डबल बॉन्ड वाला, एक पाई बंद आप यहाँ बन जाता है, 2 आपका पाई बंद रहने वाला। ये आपका पहले वाले का हो जाता है कंप्लीट। ओके, तो पहले वाले में आपके सिग्मा 3 है बंद है और पाई बंद 2 बंद है। ओके, इसमें सेकंड वाले में देख लेते हैं, सेकंड वाले में क्या है, C2H4 चाहिए, क्या चाहिए है, C2H4। तो 2 तो हमें कार्बन चाहिए है, 2 हमने कार्बन ले लिए है, और यहाँ में क्या है 2 हाइड्रोजन भी देने हैं, तो 2 हाइड्रोजन भी हमने क्या है इनको दे दिए है। अब कार्बन की संयुक्ता 2 4 है, लेकिन 2 मिली है तो 2 यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, बस ये हमारा संरचना बन जाती है दूसरे वाले की। अब इसमें हमें क्या गिनना है, आपके सिग्मा बंद 1 2 3 4 और एक बीच में 5 रहेगा, तो सिग्मा बंद हो जाएगा आपके इसमें 5। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए, पाई बंद भी देखना है, तो पाई बंद कितना है, तो पाई बंद केवल आपका 1 है, तो पाई बंद आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरे वाले में सिग्मा बंदों की संख्या 5 है, पाई बंदों की संख्या 1 हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप कक्षा 11वीं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, इसके बाद फरवरी में से ही आपकी क्या है वार्षिक परीक्षा स्टार्ट है, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर के आप क्या है नोट्स लेना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, साथ ही और दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर आप हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, फिर फाइनल एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर से आपकी प्रैक्टिस रहने वाली है। ओके, तो कोर्स में आपको कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिलने वाला है। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में एकदम कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा, पीडीएफ के रूप में इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड रहेगा, जिससे आप क्या कम समय में प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 11वां है, लिसतालीय का नियम लिखिए। अथवा में क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है, संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार क्या है। देख लेते हैं हम दोस्तों सॉल्यूशन। लिसतालीय के नियम हमें लिखना है, तो लिसतालीय का नियम हमारा ये रहने वाला है, और जिस प्रकार से मैं आपको टाइप मटेरियल दे रहा हूँ इसी प्रकार से सेम आपको क्या है कंप्लीट कोर्स में मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट पूरा हो गई। तो कोर्स आप ज्वाइन करके प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका दिया लिसतालीय का नियम, अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है, इसी से और इसका फास्ट आप ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमसे क्या है, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म के पूछे जा रहा है। ये आपका दिया संयुग्मी अम्ल के बारे में पहले बताया जा रहा है, या संयुग्मी अम्ल क्या है, संयुग्मी क्षार क्या है, इस बारे से पूछा जा सकता है। ये संयुग्मी अम्ल के बारे में दिया हुआ है, फिर संयुग्मी आपके क्षार के बारे में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 12वां है, पेड़िक प्रभाव को समझाइए, अथवा में है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को परिभाषित कीजिए। तो पेड़िक प्रभाव हमारा क्या है, संतृप्त कार्बन श्रृंखला के छोर पर इलेक्ट्रॉन ग्राही या दाता परमाणु उपस्थित हो तब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। संतृप्त कार्बन श्रृंखला में यह सिग्मा इलेक्ट्रॉन गति पेड़िक प्रभाव कहलाता है। ये आपका दिया हुआ 2 लाइन में। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है इसे भी देख लीजिए। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है, केवल आक्रमणकारी अभिकारकों की उपस्थिति में यह प्रभाव बहु आबंध वाले कार्बनिक यौगिक में प्रदर्शित होता है। इसमें आक्रमण करने वाले अभिकारक की मांग के कारण बहु आबंध से बद्ध परमाणुओं में से भाजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन होता है। ये आपका दिया हुआ इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या प्रश्न क्रमांक 12वें तक क्या है क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लिए, और प्रश्न क्रमांक 12वें तक आपके 2 अंकीय वाले प्रश्न रहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 13वें से आपके 3 अंकीय वाले, फिर इसके बाद 4 अंकीय वाले प्रश्न रहते हैं। ओके, तो हम उसे क्या है सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। अभी दोस्तों हमने जितने क्वेश्चन में आपको बताए सभी आपको तैयार करके रखना है। पहले जो मैंने दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उनको आपको दोस्तों तैयार कर लेना है। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है करो से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।